नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप कोरोना बुलेटिन देख रहे हैं। आज शो की शुरुआत जम्मू कश्मीर के इस वीडियो से। ये वीडियो जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का है और वीडियो में मास्क लगाए और पीपीई किट पहने जो लोग दिख रहे हैं वो हमारे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं। ये लोग जिले के गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं। सांबा जिले के गांव की कनेक्टिविटी इतनी दुरुस्त नहीं है कि सीधा गाड़ी से पहुंचा जा सके, इसलिए हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स पैदल ही वैक्सीन लेकर लोगों के पास पहुंच रहे हैं। अब जब कई जगहों से फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ मारपीट की खबरें आती हैं, पत्थरबाजी की खबरें आती हैं, ऐसे में ये तस्वीरें दिल को सुकून देने वाली हैं, क्योंकि जैसे ही वैक्सीन लगाने वाली टीम सांबा के पाडल गांव पहुंची, यहां लोगों ने तालियों के साथ स्वागत किया और गांव में आने के लिए शुक्रिया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश ने बहुत बुरा वक्त देखा है। आपने, हमने, सबने मिलकर इस बुरे वक्त से जंग लड़ी है। ऐसे में ये बुरा वक्त फिर से पलट कर ना आए तो वैक्सीन लगवाना हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए खुद तो जिम्मेदारी से लगवाएं ही, साथ ही दूसरों से भी अपील करें। जैसी जागरूकता का परिचय इन गांव वालों ने दिया, भारत के सभी गांव दें। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। चलिए अब ग्राउंड रिपोर्ट की ओर रुख करते हैं। आज की पहली रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से है। इस रिपोर्ट पर बात करने के लिए आगे बढ़ें उससे पहले समय का पन्ना थोड़ा सा पीछे पलटना जरूरी है। याद होगा आपको, जब कोरोना की दूसरी लहर ने यूपी में रफ्तार पकड़ी थी, तब कहा यह गया कि पंचायत चुनाव ने उस लहर की आग में घी का काम किया और जो आंकड़े आए वो भी कुछ वैसी ही बात की ओर इशारा कर रहे थे। अब जब देश में कोरोना के केस कम हो रहे हैं तो यूपी में फिर से चुनाव ने दस्तक दे दी। यूपी में पंचायत चुनाव के बाद अब वार्ड मेंबर्स चुने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान लोगों की भयंकर भीड़ जमा हो रही है और कोविड प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसी वार्ड मेंबर चुनाव के बीच हमारी एक टीम बिजनौर पहुंची, जहां वकील साहब बिना मास्क के काम कर रहे थे। जब रिपोर्टर ने वजह पूछी तो उन्होंने व्हाट्सएप पर मिला ज्ञान हमें भी चेप दिया। सर, यहाँ पे भी वार्ड मेंबरी का फॉर्म भरा रहा है क्या? जी सर। क्या नाम है आपका? जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर, लाखन सिंह एडवोकेट। सर लाखन सिंह एडवोकेट। लाखन सिंह एडवोकेट। सर, मतलब आप लोग क्या फॉर्म आ रहा है, लोग भर के ला रहे हैं, आप लोग अटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? जी हाँ, सर। जी सर। अच्छा, ये यहाँ पर आप लोगों ने किसी से बोला नहीं कि आप लोग थोड़ा सा दूर रहो? ना दूर के लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं लोग। थोड़ा कर रहे हैं सर? हाँ सर, कर सीधे सीधे बैठे। मतलब कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है, ठीक ठाक से पालन हो रहा है? हाँ जी, सब लोग कोविड प्रोटोकॉल ठीक से पालन कर रहा है? ठीक। चलो, ठीक से मास्क लगा रहा है? ठीक। नहीं, मास्क तो हम भी लगाए, कभी कभी हटा लेते हैं, कभी लगा लेते हैं, कभी कभी हो जाता है, कभी जो भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। आपने जिस मासूमियत के साथ मास्क पहना है ना, मुझे उस पर हंसी आ गई है। अभी आप तक याद नहीं था कि आप मास्क नहीं पहने हैं। नहीं पहने, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा यूज में आ जाती है तो कभी कभी घुटन। एक सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या रिलेशन है मास्क का? नहीं, मास्क का तो नहीं, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है सर। ऑक्सीजन की कमी? हाँ, कैसे पता चलता है? ज़्यादा लगाने से भी ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। हम 2 मास्क लगाए हैं, चेहरे पे ये शीशा पहने हुए हैं, हमको तो ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है। अक्सर बता रहे हैं लोग, डॉक्टर ही बता रहे हैं, ज़्यादा लगाने से भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मास्क लगाने से? जी। अरे ऐसा ललन टॉप पे कैमरे बोल रहा हूँ, मास्क लगाने से ऑक्सीजन कमी नहीं होती है। साहब झूठ बोल रहे हैं, गलत, इनको पता है, इनको कुछ पता नहीं है, इसलिए हो सकता है ऐसा बोल रहे हो। मैं भी यही खंडन कर रहा हूँ, मास्क लगाने से ऑक्सीजन कमी नहीं होती है। ये सर, ये गलत अफवाह है सर, आपको कहाँ से मान लिया आप? चलो सब ठीक है साहब, ठीक है सर। एडवोकेट साहब, कहाँ से मान लिया आपकी मास्क लगाने से ऑक्सीजन की कमी होती है? नहीं माने नहीं, मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन कभी कभी हटाना ही पड़ जाता है। कभी कभी थोड़ा हो जाता है। ये मास्क लगा रहे हैं, नाक नीचे कर लेते हैं आप? थोड़ा बहुत हाँ, सांस के लिए कर लेते हैं। थोड़ा खांसी वासी आती है तो थूक वूक के लिए करना पड़ता है, नीचे थूकने के लिए, तो इसलिए कर लेते हैं जी। पता है ऐसे थूकना थोड़ा अपराध है, पता है ना? वो तो पता है सर, अब क्या करें, जब करते हैं जानबूझ के अपराध। डस्टबिन नहीं रखा हुआ तो उसके लिए सरकार व्यवस्था करनी चाहिए ना खुद। और कहा जाता है, तो बोलते हैं खांसो तो मास्क के अंदर खांसो, या तो इसको ऐसे मोड़ के इसके अंदर खांसो, छींको।
तो थूक नहीं लो सर, नीचे थूकना पड़ेगा ना, या तो डस्टबिन रखो तो आदमी उसमें थूकेगा जाके, जब डस्टबिन नहीं है तो क्या करें सर, अब थूकना सही है। तो थूकना पड़ेगा, फिर मजबूरी है। हम बार बार कहते हैं, एक बार फिर कह रहे हैं, सर सलामत तो सल्तनत हजार। पंचायत चुनाव में बढ़ती जाने वाली लापरवाहियों का दंश सैकड़ों हजारों परिवारों ने झेला। ऐसे में वार्ड मेंबर के चुनाव में लापरवाहियों की पुनरावृत्ति हुई तो समय का पहिया फिर से घूमने में वक्त नहीं लगाएगा। हम आपको डरा नहीं रहे, सतर्क कर रहे हैं। कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए और ठीक से लगाइए। केवल पुलिस के चालान से बचने के लिए नहीं, खुद के बचाव के लिए, कोरोना से बचाव के लिए लगाइए। आगे बढ़ते हैं, बिहार चलते हैं। बिहार के भागलपुर का सबसे बड़ा अस्पताल, नाम मायागंज अस्पताल, वही अस्पताल जहां कोरोना के और नॉर्मल पेशेंट्स एक साथ रखे जाते हैं। बीते शुक्रवार इस अस्पताल की बदहाली की कहानी आप देख चुके हैं। अब हमारी रिपोर्टर स्वाति ने इसी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर असीम कुमार दास से लंबी बातचीत की। अस्पताल की अव्यवस्था, बदहाली और बिहार में कोरोना की स्थिति पर इसका बहुत ज़रूरी हिस्सा हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ललन टॉप पर आपको पूरा इंटरव्यू दिखेगा। सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है और लोगों ने जी ऐसे भी कुछ लोग होंगे जितने एनेक्डोट्स हमें मिले हैं, आप बीतियाँ, तो ज़्यादातर लोगों ने बताया कि अस्पताल में अगर बहुत मतलब मरीज़ आता था उसमें सारे लक्षण होते थे और मान लीजिए क्लिनिकली हम लोगों ने उसको डायग्नोज किया कि ये कोविड है, जी, भले वो निगेटिव है रिपोर्ट। जी, आपने भले वो एंटीजन में, क्योंकि RT-PCR में भी कई बार पकड़ में नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पर आने के बाद उस पेशेंट ये का निगेटिव एंटीजन का रिपोर्ट हम लोग शो नहीं कर रहे हैं। जी, नेगेटिव का जी, है। वो वही मैं बात कर रही हूँ कि जैसे वो आए, अब अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी एक जांच की जाती थी, भले मरीज़ और उसका परिवार बाहर से जांच करवा कर आया हो या नहीं आया हो, अस्पताल प्रशासन भर्ती करने से पहले उनकी जांच करता था। और कुछ ऐसे मामले, मान लीजिए आपने कहा कि कोई बहुत आपातकालीन स्थिति में हांफता हुआ बहुत बीमार स्थिति में आया है, अधिकांश लोग आए, आपने उन्हें बिना उस वक्त इमीडिएटली एंटीजन टेस्ट भी किया, लेकिन वो नेगेटिव आया। जी, मैं समझ थे तो उनको हम लोग जो है वो नॉन कोविड में देख लेते थे, उसको कंसीडर नहीं करते थे। कोविड के क्राइटेरिया में जो हमारा टेस्टिंग है उसमें नहीं आते सर, पर वो कोविड ही था तो उनकी रिपोर्ट क्लिनिकली तो जो है, हम लोग तो डॉक्टर है ना, वी डायग्नोज, वी आर नॉट ऑलवेज। सर, तो अगर टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फॉल्ट नहीं हुआ, नहीं, मैं टेक्निकल फॉल्ट नहीं, मैं टेक्निकलिटीज़ की वजह से कह रही हूँ, मैं फॉल्ट जोड़ने के लिए माफ़ी चाहूँगी। सबसे पहले हम एंटीजन की बात करते हैं। एंटीजन टेस्ट बिहार में सबसे बड़े स्तर पर हो रहे हैं। एंटीजन का नेगेटिव, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एंटीजन का पॉजिटिव मतलब कन्फर्म पॉजिटिव, और एंटीजन का नेगेटिव मतलब कि उसकी RT-PCR जाँच हो और उससे तय हो, ठीक है। तो इस स्तर पर भी हमें कई बार देखने को मिलता है कि एंटीजन के नेगेटिव को फाइनल वर्ड मान लिया जाता है, भले मरीज़ में सारे लक्षण हैं। उसके बाद RT-PCR होता है और RT-PCR पॉजिटिव तो चलिए पॉजिटिव है, लेकिन इस सेकेंड वेव में कई ऐसे मामले मेडिकल एक्सपर्ट और बाकी बाहर, बिहार के बाहर भी मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कर रहे हैं कि अगर वो पॉजिटिव नहीं आया है RT-PCR में, पर उसके अंदर अपेरेंटली सारे लक्षण हैं, तो उसका CT स्कैन वगैरह करके डिटरमिन किया जाता है कि लंग्स के इन्फेक्शन का स्तर क्या है, तमाम चीज़ें, और इलाज शुरू किया जाता है। तो आप लोग अभी जो मृतकों की संख्या की लिस्ट निकाल रहे हैं, उसमें सिर्फ RT-PCR से पॉजिटिव पाए गए लोगों की संख्या है। जो HRCT में जो निमोनिया के लक्षण आए हैं, वैसे हमारे यहाँ महीने में 300 से ज़्यादा HRCT हुए हैं, मतलब 2 महीने में हमको लगता है कि 500-600 HRCT हो गया होगा। तो अगर HRCT का रिपोर्ट मान्य होगा तो स्थिति बदल जाएगी। अभी तक इस मतलब क्या लगता है, क्योंकि ये तो मतलब बाकी जगहों पर, कई जगहों पर जब मेडिकल फ्रेटर्निटी ये कह रही है कि इस वाले वेव में पॉजिटिव को कई बार RT-PCR भी नहीं पकड़ पा रहा है, और आप CT स्कैन के उसको रिपोर्ट को तवज्जो देते हैं और लंग्स के इन्फेक्शन से डिटरमिन करते हैं कि कोरोना है और फिर इलाज शुरू करते हैं। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, ठीक है, जो RT-PCR में नेगेटिव आया लेकिन बाकी चीज़ें डिटरमिन की गई, जी, तो वो व्यक्ति अगर इस क्राइटेरिया में अभी तक फिट नहीं हो रहा और जो आंकड़े निकाले जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी संख्या जो मृतकों की है वो असली संख्या जो है वो छूट रही है? निश्चित रूप से, लेकिन हमें तो
किस क्राइटेरिया पर चलना होगा। अगर हम बाउंड्री लाइन खींचते हैं कि हमको एंटीजन पर चलना है तो उसके हिसाब से चलेंगे, नहीं RT-PCR भी देखना है उसके लाइन पर चलेंगे। कल को ये भी फैसला हो सकता है, अभी तक तो किसी ने मना नहीं किया है कि नहीं होगा, कल ये भी फैसला हो सकता है कि नहीं, ये जो HRCT में जो पॉजिटिव हैं इनको भी हम लेंगे, तो वो तो संख्या बहुत बढ़ जाएगी। सर 154 वाली जो लिस्ट निकाली गई, क्या इसको निकालते जारी किए जाते समय आप लोगों की तरफ से ऐसा कोई बयान जारी किया गया कि इसमें संशोधन की गुंजाइश है, ये फाइनल डेटा नहीं है, इसमें हम क्या कहते हैं, कई सारे हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट नहीं है? ये कह रहे हैं कि इसमें ऐड होगा उन लोगों का फिगर जिनके पास की एंटीजन और RT-PCR की टेस्टिंग है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये मान्य होगा, अगर शासन से ये मांगा जाएगा कि भाई कितने HRCT पॉजिटिव हैं, तो हम लोग उसको और जोड़ देंगे तो वो फिगर और बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब की बातों से एक चीज तो साफ समझ आती है कि कोरोना की वजह से होने वाली मौत का जो डेटा बिहार सरकार दे रही है उसमें बड़ा झोल है। ये पूरी बातचीत आप जरूर देखें लल्लन टॉप के प्लेटफॉर्म्स पर। यूपी और बिहार की जमीनी हकीकत के बाद अब रुख करते हैं पंजाब का। पिछले साल सितंबर में पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों के लिए फतेह कोरोना किट लेकर आई थी। सरकार का दावा कि इस किट की मदद से घर में रह रहे कोरोना मरीजों को काफी मदद मिली। वहीं पंजाब बीजेपी का आरोप है कि इस किट की खरीद में बड़ा घोटाला हुआ। ये मामला पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट पहुंच गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि जिस फतेह कोरोना किट को लेकर पंजाब सरकार की फजीहत हो रही है उसमें क्या क्या चीजें हैं जिसकी खरीद में बीजेपी घोटाले का आरोप लगा रही है। आपके पास इस वक्त कोई फतेह किट होगी क्या, हम दिखा सके अपने व्यूअर्स को कि कैप्टन सरकार, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है पंजाब में, वो क्या क्या दे रही है। देखिए ये फतेह किट है, फतेह मतलब जीत, तो फतेह किट, कोरोना फतेह किट इस पर लिखा हुआ है। डायल 104, 24/7 टोल फ्री मेडिकल हेल्पलाइन, ये प्रॉपर बॉक्स है इसका। जो भी कोविड पॉजिटिव आता है उसे ये प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो पॉजिटिव आती है, आप लोग खुद दे देते हैं या पेशेंट को फ़ोन करना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है? सर उसको पेशेंट का फ़ोन नंबर रजिस्टर करते हैं, हमें भी इंफॉर्मेशन आती है डिपार्टमेंट की तरफ से, और पेशेंट को मैसेज आता है कि आप पॉजिटिव आ गए हो या नेगेटिव आ गए हो। अगर पॉजिटिव आ गए तो उसको मैसेज आता है कि आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लीजिए। हमारी जो टीम है वो क्विक रिस्पॉन्स करती है, उसके पास किट लेके जाती है, उसको डिटेल करती है और मौके पर उसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। जैसे अभी किट में है ये स्टीम इनहेलर है, ये पेशेंट को समझाया जाए कि आपने दिन में 2 या 3 बार ये स्टीम आपने लेना है। प्रॉपर तरीका समझाया जाए कि ऐसे आपको ढक के बैठना है, बीच में सांस लेना है, बीच में छोड़ना है, ये करना है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा आइसोलेट हो जाइए अपने आप को, फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस। ये हमको फैमिली मेम्बर को समझाते हैं कि आप उनसे बात करते रहिए, दूर से बात करिए, बिल्कुल अकेला मत छोड़िए। तो ये हमारा ये इनहेलर है, ये हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक करना, ऑक्सीमीटर है। ये जितनी मरीज शॉर्टेज पंजाब सरकार ने लोगों को प्रोवाइड करवाया है ये। हाँ, उसके अलावा ये काढ़ा है, अच्छा, ये दिया जाता है पेशेंट को। अच्छा, ये उसको बताया जाता है कि आपने कैसे ये लेना है, नहीं है। ये गार्गल्स के लिए, अच्छा, ये सारा गार्गल्स के लिए होते हैं जी, गला वगैरह के। ये सैनिटाइजर दिया जाता है, अच्छा, ये पेशेंट को दिया जाता है, प्रॉपर समझाया जाता है। ये मास्क दिया जाता है उसको, अच्छा, ये आप मास्क में रहिए, पूरा पैकेट है, इसमें 200 के आसपास मास्क होते हैं उनके लिए भी और घर वालों के लिए। हाँ, मेनली तो पेशेंट के लिए कि आप अपना लिफाफा कोई कैरी बैग लगा लीजिए, खाली बैग, उसमें रोज सुबह यूज़ करिए और उसको कर दीजिए। बाद में हमारी टीम उसको इकट्ठा भी कर लेती है या जैसे भी जो भी तरीका डिस्पोज करने का। जी जी, ये कफ सिरप है, ये कफ सिरप, हाँ, ये पेशेंट को दिया जाता है। वो गार्गल्स के लिए वो पहले ये कफ सिरप। जी जी जी। सबसे बड़ी चीज़ ये लिटरेचर है हमारे पास जो पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन, आपने क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना, ये सारा कुछ उसको बताया जाता है हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। मरीज की संभाल करने वाले लोगों लिए सलाह, तो ये एक पूरा ब्रोशर दे रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मरीज की संभाल करनी है तो आसपास वाले लोग क्या करें। ये इसमें लिखा है कि क्या करना है आपने, क्या नहीं करना, ये भी इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, ये आगे पिक्टोरियल ये भी बता दिया। जी जी जी, ये आपने आइसोलेशन के दौरान क्या करना है, घर पे आपने क्या चीज़ नहीं करनी, विंडो खुली रखनी है, फ़ोन करना है, ये सारी डिटेल उसमें। आइसोलेशन का एक बार हम पढ़ लेते, ज़रूरी है। घरों बाहर ना निकलो, घर से बाहर मत जाइए,
हवादार और अलग अलग कमरे में रहें, हाथों को साफ़ करें अच्छे पानी से, बाथरूम सेपरेट यूज़ करें, खांसी के दौरान मुंह के आगे टिश्यू लगाएं। अच्छा, वो सब बेसिक प्रोटोकॉल हैं। और एक जो आखिरी में जो सबसे ज़रूरी दिया हुआ है मेरे ख्याल से, वो है कि जेकर तबीयत ठीक नहीं लग रही तो 104 पे कॉल करो। कि अगर होम आइसोलेशन होने के बावजूद आपको ठीक नहीं फील हो रहा है किसी भी वजह से, ऑक्सीजन डिप कर रही है, अनईजीनेस है, नींद का इशू है, कुछ भी इस तरह का, तो बीपी का इशू है, तो आप 104 पे कॉल करें। 104 यहाँ का एम्बुलेंस नंबर होगा। ये सर हमारे कॉल सेंटर का बेसिक नंबर है। अच्छा। वो इमीडिएट रिस्पांस करते हैं, आपको एम्बुलेंस भेजेंगे या डॉक्टर की टीम भेजेंगे, कुछ ना कुछ वो आपके लिए इमीडिएट आपको सहायता प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा। जो भी आपको रिक्वायरमेंट सहायता वो आपको साथ का प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये तो वैसे हर जगह एम्बुलेंस और पुलिस का तो यही काम होता है, कोई इमीडिएट पहुंच जाए, लेकिन पिछले टाइम पर इतनी शॉर्टेज रही, इतने ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे थे, तो ऐसे केस में अगर आपको कोई एक्सपीरियंस रहा हो कि कितनी देर में एम्बुलेंस पहुंच पा रही थी? सर एम्बुलेंस 20 मिनट 15-20 मिनट ले लेती थी। अच्छा। हाँ, विद इन दायरे में, जैसे 8-10 किलोमीटर के दायरे में, तो 15-20 मिनट ले ली, क्योंकि पेशेंट को ड्रॉप करना है, फिर उसको सैनिटाइज करना है एम्बुलेंस को, फिर उसके बाद उसने आना है। और अगर यहाँ से किसी को हॉस्पिटल लेकर जाना तो वो पटियाला ही लेकर जा रहे थे, राजेंद्र हॉस्पिटल या मेडिकल? उसमें ये होता है कि पेशेंट की कंसेंट होती है। जैसे हम लोग तो कहते हैं जो कोई गवर्नमेंट के फैसिलिटी यहाँ पे बहुत दी हुई है, तो हम लोग भेजते हैं राजेंद्र हॉस्पिटल, लेकिन कई बार पेशेंट कहता है कि नहीं मेरे को जाना ही प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसकी होती है। हम लोग उसको कहते हैं कि आप राजेंद्र हॉस्पिटल जाइए, जहाँ पे ऑक्सीजन पूरा है, वेंटिलेटर, हर फैसिलिटी राजेंद्र हॉस्पिटल में है हम लोग। तो इसलिए हम पेशेंट पे, हमारी कोशिश रहती है कि गवर्नमेंट सेक्टर में पेशेंट जाए, ठीक है। लेकिन पेशेंट कई बार होते हैं कि जिन्होंने जाना ही प्राइवेट में है, तो हम उनको नहीं कर पाते। एक ये चार्ट दिया गया जिसमें हम ये ऑक्सीमीटर दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं भाई आप सुबह शाम टाइम टू टाइम हमें इसकी रिपोर्टिंग आप भेजोगे। तापमान, पल्स, ऑक्सीजन, नक बहना, गले विच खराश, खंघ। हाँ, इससे डाटा तैयार होता है कि पेशेंट का डिप तो नहीं कर रहा ऑक्सीजन लेवल। इन केस वो डिप करता है तो हम उसको इमीडिएट हम उसके पहुंचते हैं, उसको फॉर जो भी करते हैं उसके बाद करना है। ये सारा वो इंस्ट्रक्शन, हाथ धोना है या नहीं धोना, ये सारा इसमें। इसके अलावा ये डिजिटल थर्मामीटर है जो पेशेंट को दिया जाता है, और ये मल्टीविटामिन्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, जो भी है, और एक ये बस ये सारी किट्स वगैरह है, ग्लो की भी है। इसमें सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट सबसे अच्छा ये काम किया कि आयुर्वेद भी साथ में लेके चल रहे हैं और एलोपैथ भी लेके चल रहे हैं, दोनों को कंबाइन करके ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और हमारे जितने भी पेशेंट हैं इस किट से 100% ठीक हुए हैं। ऐसा कोई हमारे पास पेशेंट नहीं है जो ये किट खा के जिसको कोई फायदा नहीं मिला। एटलीस्ट रामदेव तो ये वीडियो देखकर खुश होंगे कि एलोपैथिक और रामदेव थोड़ा नाराज हो सकते हैं क्योंकि हमारे ट्रेड के खिलाफ बात कर रहे हैं। हमने कभी भी आयुर्वेद के खिलाफ बात नहीं की, लेकिन वो इतने बड़ी पर्सनैलिटी होने के बाद भी वो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, ये डॉक्सी आ गई, ये लिम्सी आ गई, सर ये जिंक आ गया, आइवरमेक्टिन आ गया, हर चीज, वो सब मतलब सारी मेडिसिन है देखिए एक डब्बे में जो रिक्वायर्ड होता है कोविड पेशेंट के लिए। ये बलून आ गए ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि हर पेशेंट को ये दिया जाता है ताकि इजीली वो अपने घर बैठ के अपना ये करता रहे। आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। कोरोना के प्रति सतर्कता को बरकरार रखिए, ये हमारे और हमारे अपनों के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।